हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों, आज का स्टोरी टेलर सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में ना हम लोग पूरी दुनिया के जो कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। एक चीज़ हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, कोविड-19 का ये जो पूरी दुनिया का जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी एग्रेसिवली चल रहा है। कुछ हिस्सों में रियलिटी थोड़ी अलग है। हम एक ओवरऑल पूरा इसका जायज़ा लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि पिछले एक आध हफ्ते में अगर आपने देखा होगा तो दुनिया के तकरीबन बड़े बड़े मेजर जितने अखबार हैं, चाहे आप बीबीसी ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, गार्जियन ले लीजिए, आपके ब्लूमबर्ग ले लीजिए, फाइनेंशियल टाइम्स ले लीजिए, सभी लोगों ने ना इस पर आर्टिकल लिखा है, ये कवर किया है। दोस्तों, वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस कुछ ऐसा चल रहा है दोस्तों कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बिलियन डोसेज कोरोना वायरस वैक्सीन के एडमिनिस्टर हो चुके हैं दोस्तों। इनफैक्ट 2 बिलियन के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो तकरीबन कोरोना वायरस के 2 बिलियन डोसेज, 2 बिलियन, 1 बिलियन होता है दोस्तों 10⁹9। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छा तो बीबीसी का आर्टिकल है, कोविड वैक्सीन्स हाउ फास्ट इज प्रोग्रेस एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन डोसेज के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन दुनिया के 180 से 190 देशों के बीच में। ये दोनों आर्टिकल दोस्तों, चाहे बीबीसी का, चाहे ब्लूमबर्ग का, और एक और आगे दिखाऊंगा न्यूयॉर्क टाइम्स का, जरूर पढ़िएगा। मोर देन 1.98 बिलियन, मतलब मैंने इसी को बोला ऑलमोस्ट 2 बिलियन शॉट्स गिवन। कोविड-19 ट्रैकर, द यूनाइटेड स्टेट्स 297 मिलियन, तकरीबन 300 मिलियन। इसके डबल है चाइना 600 मिलियन पे, और 200 मिलियन पे आता है भारत। So in the United States, 297 million doses have been administered. तो 300 मिलियन के डोसेज के आसपास सिर्फ यूएस में एडमिनिस्टर हो चुका है दोस्तों, विच इज़ गुड टू सी। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि ये जो प्रोग्रेस है पूरी दुनिया में सेम पेस पे नहीं चल रही दोस्तों। पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोग्रेस की स्पीड भी अलग अलग है। कुछ जगहों पे ये पेस, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो ये पेस गजब चल रहा है। इस चीज़ को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में भी दिया, ग्राफ के फॉर्म में भी दिया। आप देख सकते हैं ये रहा डोजेज जो एडमिनिस्टर हुए, डोज के बारे में बात करो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास है। सबसे आगे चल रहा है 600 के आसपास, 681 लिखा, आपको थोड़ा सा ध्यान रहे इसलिए बस सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। 600 मिलियन डोसेज जो है मेनलैंड चाइना, जो आज का पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 300 के आसपास आता है यूनाइटेड स्टेट्स, और 225 पे आता है दोस्तों भारत, तीसरे नंबर पे। तो इतने डोसेज अभी एडमिनिस्टर हुए हैं, और बाकी देश ये रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज़ मैं समझ गया कि ये पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन जो चल रहा है दोस्तों ये मत भूलिएगा कि दुनिया के अलग देशों की आबादी भी अलग अलग है ना। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया इन्होंने दिया है वर्ल्ड मैप ऑफ वैक्सीनेशन। मोर देन 198 मतलब 2 बिलियन डोसेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, इनफ टू फुल्ली वैक्सीनेट तकरीबन 13% ग्लोबल पॉपुलेशन। ये इतना है जितना दुनिया की 13% आबादी को आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कलरलेस वाले में तो डेटा वगैरह अपने को पता नहीं है। अगर आप इस डेटे को, इस पूरे ग्राफ को ठीक से एनालाइज करेंगे ना, तो जो गाढ़ा हरा कलर है, ये जो हरा कलर है, तो आप देखेंगे दुनिया के जो समृद्ध देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेनली वहां पे वैक्सीनेशन का रेट उतना अच्छा है। और जिस तरह से डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड है, फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे ना तो उस तरह से वैक्सीनेशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक आइडिया होगा इससे। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि अचानक पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल ट्रीटी, स्पेशली पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली WHO के डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम जिब्रियास साहब ने ऐसा क्यों बोला कि इंटरनेशनल ट्रीटी हमको बनानी चाहिए पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए। एक शब्द थे उनके, जिब्रियास साहब के, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ये अपन देखेंगे दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है संडे मॉर्निंग हेराल्ड का, इसका सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का, इट इज अ रेस एंड द वैक्सीनेशन इज आवर ओनली होप। दोस्तों इसको जरूर, मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने क्या अनाउंस किया ऐसा कि उन्होंने क्या डिटेक्ट किया है, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जो नया वेरिएंट वहां पे देखने को मिला है, क्या गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, क्या वियतनाम में ये 4th वेव की गुंजाइश बन रही है क्या? पेरू ने जो अभी अचानक जो डेटा अपडेट किया है, इस डेटे के अपडेशन से, मतलब डेटा जो अपडेट हुआ है इससे, ये ऐसा कैसे हो गया कि वर्ल्ड का हाईएस्ट डेथ रेट पर कैपिटा वाला केस पेरू के साथ जुड़ गया। इतना क्या डेटा अपडेट होना, मैं समझता हूं डेटे का डबल या ट्रिपल हो जाना, ये कैसा अपडेट है यार।
ये किस टाइप का अपडेट है कि डेटा आपने बताया कि डेथ टोल मान लेते हैं 70 से 80 हज़ार था, डबल हो के आप बोल रहे हो, डबल ट्रिपल के बीच में, मतलब 1,80,000 हो गए। और पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड में हाईएस्ट डेथ पर कैपिटा देखेंगे तो पेरू नंबर 1 हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग इन सारी के सारी चीज़ों को पीस बाय पीस देखेंगे। और ये WHO जो बार बार बोल रहे हैं कि यार ये नेमिंग के ऊपर, ये जो अलग अलग वेरिएंट्स का नेमिंग करना है, नॉमेनक्लेचर, ये नेमिंग का क्या चक्कर है यार, ये नेमिंग का ऐसा क्या फैंटेसी है। तो हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों एक एक करके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो आप लोगों के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैं इस तरह से मैराथन सेशन ले रहा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे पोल किया था कि बताओ जी किस टॉपिक को स्क्रैच से समझना चाहते हो। आप ही लोगों ने कहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 55% लोगों ने कहा। तो ये सेशन दोस्तों सुबह 9 बजे चल रहा है, आज भी सुबह 9 बजे इसका सेशन है। और इसी तरह से नेक्स्ट ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को फिर से 3 मैराथन डेज लूंगा। इसके ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दोस्तों अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जो वेंसडे को ज़रूर देखिएगा। इस पूरे सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया कि प्लस कहाँ यूज़ करते हैं भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, और आपको मस्त समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों आज फिर से ये सेशन होगा, इसमें मैं जो पढ़ाया था इसके आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको मैंने हमेशा एक प्रॉमिस किया, फिर से प्रॉमिस करता हूँ, 3 चीज़ों का वादा करता हूँ आपको। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस मस्ट टाइप से आपके लिए आते रहेंगे। दूसरी चीज़, आप मुझे रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम में कि सर ये टॉपिक, ये एग्जाम, इसकी तैयारी करना है, मैं आपको वो आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा। सेकंड चीज़ दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप पे आपने देखा हो तो वो सारे के सारे वीडियोस एकदम फ्री कर रखा है। वहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26 और मस्त तरीके से फुल बेनिफिट उठाइएगा, गजब तरीके से देखिएगा सारे वीडियोस को। आपको वहाँ पे क्वांट, DI, LR, वर्बल, वोकैब मस्ती, स्पेस डेब्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक, क्रिटिकल रीजनिंग, HPCL, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। और अपनी तरफ से R&D कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। और जब संतुष्ट होने के बाद आपको ये लगेगा कि यार मेरे को ना अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, तो आप उसमें बेनिफिट आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल में जितना पढ़ना है पढ़िए। जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे गेट ESE की वर्टिकल में, उनसे जितना पढ़ना है पढ़िए। कैट पे पढ़ना चाहते हैं कैट में पढ़िए, SSC, बैंक में, IIT, जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल तक जितना पढ़ना है, तो जितने टीचरों से पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड पढ़ना है, जो हम लिखते हैं कंटेंट को डाउनलोड करना है, जो करना है करिए। अगर आप में ना पढ़ने की वो आ गया तो फिर इतना मटेरियल, इतना कंटेंट रहेगा ना, आपको दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्रैश कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये बाइलिंगुअल होता है। और एक दो लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग आइकॉनिक बोलते हैं दोस्तों। इसमें आपको मस्ट टाइप से पर्सनल कोच, डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी प्लानर। इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द प्लानिंग दैट पीपल लैक द मोस्ट। इस तरह से आपको वन स्टॉप सोल्यूशन में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, ये पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस में आपको पता चलेगा दोस्तों कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं। दोस्तों अगर अभी हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको मस्त टाइप से 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा ST26, तो आपको इसके ऊपर भी और 10% ऑफ हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री, और आप ये कोड जरूर से यूज कर लीजिएगा। दोस्तों आप में से कई लोग कहते हैं कि सर मैं ना स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दे पाता। अरे दीजिए ना यार, हर संडे 11 बजे होता है। इसके पहले 30 मई को हुआ था, अब अगला स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ना दोस्तों 6 जून को होगा। मिस मत कीजिए, ये तो सब ना ग्रैंड चीज़ रहता है। ये सब में आपको पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ। और स्कॉलरशिप जैसे पर्क्स तो आपको मिलेंगे। 60 मिनट्स का मस्त टेस्ट होगा और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। अपने R&D के बाद जब संतुष्ट हो जाएंगे तो एक से एक बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर साइंस का बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1 दिन हुआ है। मैकेनिकल का, सिविल का, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। जिसमें भी एनरोल करना होगा एनरोल कीजिएगा और कोड यूज़ कर लीजिएगा ST26। दोस्तों मैंने सैंपल के लिए यहाँ पे गेट ESE रखा है। आपको मन करेगा प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक के किसी भी एग्जाम का, चाहे वो गेट हो, कैट हो, SSC हो, IIT हो, जो भी एग्जाम हो आप ले सकते हैं। एक्चुअल अमाउंट कभी पे मत कीजिएगा, वहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26 और आप मस्त बेनिफिट अवेल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक बार देखिएगा, वो सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन वही होता है। और यहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26। दोस्तों ये सारे के सारे बैचेस हैं, इनको मिस मत कीजिएगा, पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा। हर एक टीचर का फीडबैक सब देख लीजिएगा, वो ज़रूरी है। मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, सभी का। बस ज्वाइन करने के पहले चाहे ये अलग अलग पब्लिक सेक्टर के बैचेस हो गए, ST26 ये कोड लिख के रख लीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मेरे जितने भी सेशंस अनअकैडमी के यहाँ पे फ्री आते हैं ना एकदम एब्सोल्युटली, वो आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, चलिए स्ट्रेट अवे फिर अपन लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले ये पूरा मैटर क्या है यार, हो क्या रहा है दोस्तों। तकरीबन पूरे विश्व के बारे में अपन बात करेंगे, पूरे दुनिया में जो करंट स्टेटस है वैक्सीनेशन का थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों मैंने कहा पूरी दुनिया में
तकरीबन तकरीबन 2 बिलियन डोसेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर हो चुकी हैं दोस्तों। कितने में मैंने कहा दोस्तों 2 बिलियन। दोस्तों ये मैं बात जो कर रहा हूं ना तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया की 180 से 190 देशों के बीच में बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है ना दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा पूरी दुनिया में प्रोग्रेस सेम पेस में चल रही है। दोस्तों मुझे बताइएगा ये काफी फेमस पिक है, कौन से कंट्री की, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ी देर में इसका जवाब मैं खुद ही दे दूंगा। अब ये काफी फेमस पिक है, हालांकि एक दिन पहले आर्टिकल आया है, लेकिन ये पिक बहुत फेमस है। किस कंट्री की पिक है ये मुझे बताइएगा, क्योंकि WHO का एक ना प्रोग्राम चल रहा है ना। वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो अफ्रीकन कंट्रीज और अलग कंट्रीज में ना वैक्सीन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसकी फोटो काफी लेजेंडरी मतलब काफी फेमस पिक है, ये बहुत फेमस है। कभी आपको एग्जाम में पूछे तो भी ध्यान रखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप क्या बताते हैं, बाकी फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है दोस्तों लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो चलो मैं समझ गया, लेकिन ये जो पूरा वैक्सीनेशन का पूरी दुनिया में प्रोग्राम चल रहा है, डोसेज जो एडमिनिस्टर हुए 2 बिलियन के आसपास है 180 से 190 देशों में। लेकिन इन पूरे 180 से 190 देशों में ना दोस्तों सेम पेस में प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा, थोड़ा अनइवन है पेस। कुछ देश ऐसे जो शू शाह भाग रहे हैं, गजब तरीके से पेस में काम चल रहा है, जो उनकी आबादी का बहुत बड़ा प्रपोर्शन जो है वो वैक्सीनेट हो चुका है, जिसको बोलते हैं आप वैक्सीनेट हो चुका है, इम्यूनाइज हो चुका है, इनॉक्यूलेट हो चुका है, तो बहुत बड़ी आबादी है। कुछ जो हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सर जी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों शायद हमारे पास भी पहला शिपमेंट आएगा, और जब पहला शिपमेंट आएगा तो हम भी अपने यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोस्तों 2-3 अखबार में जरूर आपको बोलूंगा, देखिएगा इनके ग्राफ्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बाकी आपकी इच्छा है। ये ब्लूमबर्ग का इन्होंने ऐसे टेबल ग्राफ के अलावा ना आप देखिएगा तो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक ग्राफ है, बहुत मजेदार ग्राफ है। आप कर्सर जहां ले जाएंगे जुब 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 ऐसे निकलेगा, मजा आ जाएगा आपको देख के। और एक ब्लूमबर्ग का ग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का ग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा था। ग्राफ तो सभी ने दिया, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी दिया है और इन्होंने BBC ने, गार्जियन ने, सब ने दिया, अच्छे ग्राफ्स दिए, लेकिन इनका मुझे काफी अच्छा लगा। तो एक बार अगर आपको देखने का मन हो तो देखिएगा। दोस्तों निसंदेह पूरी दुनिया की ऐसी महामारी से गुजर रही जो शायद पूरी दुनिया में आपने और हमने तो कभी देखा नहीं था भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तो हम थे नहीं यहाँ पे, तो ऐसी त्रासदी से पूरी दुनिया गुजर रही जो अपने ही तरह की त्रासदी है दोस्तों। इसलिए इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जो चल रहा है दोस्तों, वो अपने ही तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। आप देखेंगे ना दोस्तों, तो पूरी दुनिया में जो डोसेज एडमिनिस्टर हुए, मैंने आपको कहा तकरीबन 2 बिलियन डोसेज ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इसमें सबसे आगे चल रहा है मेनलैंड चाइना। दोस्तों कौन सी वैक्सीन, क्या वैक्सीन वो छोड़िए, दुनिया में आपको फाइजर, बायोएनटेक, ये फाइजर भी आपको दिखेगा, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका एंड आपको क्या नाम है इसका, ऑक्सफोर्ड भी दिखेगा, इसके अलावा आपका मॉडर्ना भी दिखेगा, सिनोवैक भी दिखेगा, JNJ, वैक्सीन तो बहुत सारे, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के वैक्सीन चल रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, वैक्सीन के डोसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेनलैंड चाइना में तकरीबन 700 होने वाला, हम लोग कैलकुलेशन के आसानी के लिए 600 मिलियन ऐसे बोलता हूँ, तो 600 मिलियन डोसेज ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुके हैं, जो कि हाईएस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 300 मिलियन, आपको विजिबल है, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ 300 मिलियन डोसेज एडमिनिस्टर है। और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है दोस्तों। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ये लगता हो कि भारत में वैक्सीनेशन भाई बहुत जबरदस्त चल रहा है, हमको ये भी समझना पड़ेगा भारत में आबादी बहुत है। देखिए दोस्तों, ये तो यूरोपियन यूनियन है ना, तो ये तो अब कंट्री के वाइज देखेंगे तो कहाँ गया, चाइना ये रहा, इंडिया फिर चाइना, US फिर इंडिया, हम थर्ड नंबर पे 250 मिलियन, तो हम ना इतने पीछे भी नहीं अभी। अब बाकी देखिए ना दोस्तों, मिलियन की बात कर रहा हूँ, 68, 65, 51, 38, तो ऐसा है, 100 भी किसी का भी टच नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये बस बता रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा सा धीरज रखिएगा, धीरे धीरे सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा धीरज रखिएगा। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की दोस्तों, उन्होंने अपने जितने बुजुर्ग आबादी है, जो 60+ ईयर्स के लोग हैं, उनको वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, जो कोमॉर्बिड कंडीशन या क्लिनिकली वल्नरेबल कंडीशन में है, उन सभी को उन्होंने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों जहां पे ये देखा गया कि ना वैक्सीनेशन का नंबर बेहतर हुआ है, मतलब जो सीधा ज़्यादातर आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है ना, वहाँ पे पता क्या देखा जा रहा है, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में आने वाले लोगों की संख्या कोविड के कारण कमी आई है उसमें। तो मतलब हॉस्पिटल एडमिशन्स में कमी आई है, डेथ्स में कमी देखने, स्पेशली ना इसका एग्जांपल इजराइल आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। इजराइल में 60% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं, कम से कम सिंगल डोज लगा है। यूके में आप देखेंगे तो ना ये चीज़ आपको दिख रही है, और दुनिया के अलग अलग अखबारों ने कवर भी किया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये बोल रहा था, ट्रैकिंग कोरोना वायरस वैक्सीनेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। मैं सिर्फ सैंपल के लिए ऐसा रखता जाता हूँ कि मैंने जो लिया पीस ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने कहाँ से लिया दुनिया के न्यूज़पेपर से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बस इसलिए रखता हूँ, उसको ज़रूर से देखिएगा।
तो मैं जो कह रहा था दोस्तों, इजराइल ले लीजिए, चाहे आप ये पैलेस्टीन पैलेस्टीन इजराइल ले लीजिए और आपका यूके वगैरह ले लीजिए, यहाँ पे ये देखा गया कि हॉस्पिटल में एडमिटेंस जो मतलब एडमिशन्स हैं वो कमी देखने को मिली है, डेथ्स में कमी देखने को मिल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब समझ दोस्तों क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कमी देखने को मिल रही है जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, ये कहने का मतलब है। और यही कहने का मतलब है कि दुनिया के अलग अलग अखबारों का कि जितना आप वैक्सीनेशन का रेट बढ़ता जाएगा उस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कमी आएगी। दोस्तों ये WHO की ही वेबसाइट से मैंने ले रखा है, कोविड-19 के जितने वैक्सीन है उसका डिटेल आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और ये आपका फाइजर, J&J, दुनिया के अंदर जो भी वैक्सीन है, सिनोवैक वगैरह सबके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप वो चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़िया आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, मतलब अच्छा कटआउट है, पढ़ने लायक जो है। दोस्तों यूरोप अगर में देखेंगे, अमेरिका अगर में देखेंगे तो वैक्सीनेशन जो कैंपेन्स हैं फुल जोर शोर से चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो दुनिया के समृद्ध देश हैं, जो दुनिया में जितने ज़्यादा पैसे वाले देश हैं, वो तो खैर ऐसा चलता ही है दोस्तों, ऐसा होता ही है। तो दुनिया में जितने डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन, तभी तो आजकल अभी कुछ वक्त पहले अपन लोग टॉपिक नहीं पढ़ा दोस्तों, वैक्सीन होर्डिंग वगैरह, कि ये देख रहे हैं कि जितने कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी से 2 गुना 3 गुना लोग वैक्सीन होल्ड करके रखे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कई गरीब देश हैं जहाँ तक तो वैक्सीन नहीं पहुँचा है। दोस्तों बहुत सारे जो गरीब देश हैं, पुअर देश हैं, वो अभी भी रिलाय कर रहे हैं इन वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोवैक्स पे, COVAX दोस्तों। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। वैसे कोवैक्स पे रिलाय कर रहे हैं स्पेशली जो गरीब देश हैं। क्या है सर ये कोवैक्स? अब आप अगर भूले नहीं होंगे तो याद करो दोस्तों, बेसिकली कोवैक्स एक स्कीम है जो लीड कर रहा है GAVI। कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे तो मुझे भयंकर खुशी होगी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है। याद कीजिए दोस्तों, GAVI जो है एक वैक्सीन अलायंस है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेपी, WHO भी आता है इसमें, सेपी भी आता है। WHO का फुल फॉर्म सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यार WHO का फुल फॉर्म कैसे पूछ सकते हो यार, पूरे 1.5 साल से इसी के बारे में बात हो रही है। WHO का फुल फॉर्म ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इनके डायरेक्टर जनरल साहब है आपके टेड्रोस एडनियम जिब्रियास साहब। कमेंट बॉक्स में जरा लिख के मुझे बता दीजिए जिब्रियास साहब किस देश के, जरा बता दीजिए। और इसके अलावा सेपी का फुल फॉर्म है दोस्तों द कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। फिर से बोलता हूं, द सेपी का फुल फॉर्म फिर से बोलता हूं, द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया के जो गरीब देश हैं ज़्यादातर वो ना इसी कोवैक्स में निर्भर कर रहे हैं। गैवी जो स्कीम है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस पर निर्भर कर रहे हैं। ये स्कीम जो है गैवी की है। गैवी जो है एक वैक्सीन अलायंस है बेसिकली, जो WHO, सेपी इन सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। और इनका एक ही मकसद है कि दुनिया में जो दुनिया के कोने कोने में गरीब देशों के पास स्पेशली हमको वैक्सीन पहुंचाना है। सीधी सी बात है, दे वांट टू इंश्योर कि सभी लोग इनॉक्यूलेटेड हो जाए, वैक्सीनेटेड हो जाए, इम्यूनाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इमेज दिखाई थी, मैंने आपसे पूछा था ये इमेज कहाँ की है। और इसी प्रोग्राम के तहत जिस देश के पास सबसे पहले वैक्सीन पहुंची, जहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन पहुंची वो है घाना, और वो घाना की इमेज थी दोस्तों। ये भी एक अच्छा अखबार था, हाँ ये फाइनेंशियल टाइम्स का ही डेटा है। ये स्टैटिक था इसलिए मैंने बस सैंपल की लगा दिया, अच्छा कलर दिख रहा था तो मैं लगा दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो घाना के पास दोस्तों सबसे पहले, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए पिछले 1-1.5 साल में हम लोग सभी लोग डेटा एनालिस्ट तो थोड़े बन ही गए, नहीं इतना ग्राफ देखे भाई साहब कि क्या ही बताया जाए। तो हम लोगों ने वर्ल्डोमीटर बहुत एकदम छान लिया, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी पूरा छान लिया। एक अगर ये देखते होंगे तो अच्छा, नहीं देखते होंगे तो इसका नाम भी लिख लीजिए, आवर वर्ल्ड इन डेटा। ये आवर वर्ल्ड इन डेटा मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है वेबसाइट, बाकी आपकी इच्छा है। इसमें जो डेटा ये लोग लेते हैं ना, मैं कोई आपको ना ऐसे मतलब ऐसे उल्टी पुल्टी वेबसाइट कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, या उल्टा पुल्टा अखबार जिसमें मुझे ही भरोसा नहीं है। इसमें लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट डेटा को लेकर मस्त ग्राफ बनाते हैं, लीनियर ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ मस्त रहता है, स्टैटिक भी रहता है, डायनामिक भी रहता है। तो आप देखना, मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ समझने में बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, खैर तो ये रही वो फोटोग्राफ जो मैं आपसे पूछ रहा था। तो जो घाना है ना दोस्तों, वो पहला ऐसा देश बना जो रिसीव किया था वैक्सीन। 24 फरवरी की बात है, इस प्रोग्राम के थ्रू, गैवी के इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये जो कोवैक्स प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, COVAX, इस कोवैक्स प्लान के तहत सबसे पहला जो देश है GHANA, घाना। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्जाम में, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। ये घाना जो है वो रिसीव किया था 24 फरवरी को वैक्सीन जो है दोस्तों। ये जो कोवैक्स प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोवैक्स प्लान का जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो स्पेशली जो गरीब देश हैं सभी के पास वैक्सीन पहुंचना चाहिए, राइट। तो इन्होंने ये अपना टारगेट बना रखा कि भाई साहब ऐसा है कि हमको 2 बिलियन 2 बिलियन,
ठीक है दोस्तों, 2 बिलियन वैक्सीन डोसेज जो है ना दोस्तों ग्लोबली पहुंचाना है ये ईयर खत्म होने के पहले। दोस्तों ध्यान रखिएगा ना, काफ़ी सारे वैक्सीन ऐसे हैं जिनके 2-2 डोसेज लगेंगे पर पर्सन को, चाहे फाइजर एंड बायोटेक ले लीजिए, चाहे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, J&J का सिंगल डोज है, मैं इसलिए आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। अब आप मुझसे ये शायद हो सकता पूछें, शायद ना भी पूछें, और वो ये है कि सर एक बात बताइए, जब ये वैक्सीन प्रोड्यूस हुए तो फाइजर एंड बायोटेक को जब मैं देखता हूं तो WHO ने सबसे पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले फाइजर एंड बायोटेक को अप्रूव किया था, हाँ किया था। और इसके बाद बहुत अच्छा नहीं इसको अभी मत देखिए, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अच्छा आर्टिकल है क्योंकि उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले ना सर फाइजर एंड बायोटेक को WHO ने अप्रूव किया था, हाँ किया था। लेकिन सर मैं क्या देखता हूँ, मैं जितना भी पढ़ता हूँ ना, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के, मैं समझ रहा हूँ जो पूछ रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ उसमें नीचे की तरफ आओगे तो पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी वैक्सीन फॉलो हो रही है, कहाँ पे फाइजर एंड बायोटेक है, कहाँ पे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड है, कहाँ पे सिनोवैक फॉलो हो रहा है, मॉडर्ना, पूरा बढ़िया ग्राफ दिया उसने, ठीक है। तो सर एक बात आइए, ये जो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, क्या ये मोस्ट वाइडली यूज होता है? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो सही है? हाँ सही है, न्यूज़पेपर ने कैसे गलत लिख देंगे भाई। तो अब मुझे ये डाउट हो रहा है, जब WHO ने सबसे पहले वैक्सीन में अप्रूवल जो दिया था, या सबसे पहले अप्रूव जो किया था वो फाइजर बायोटेक था, तो सबसे अधिक एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड क्यों यूज हो रहा है? और दूसरी बात, जब एफिकेसी भी आप देखोगे फाइजर और इसकी ज़्यादा, तो कैसे यूज़ हो रहा है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं एक बात आता हूँ, और वो ये बात है कि फाइजर एंड बायोटेक की जिस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों, चलो वैक्सीन आप तक पहुँचा दी, अब ऐसा थोड़ी है यार कि इसको फ्रिज में रख दोगे, नॉर्मल फ्रिज में, ऐसे बाहर थोड़ी रख दोगे घर के। आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ऐसा कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स भी होना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं, जो फाइजर एंड बायोटेक है ना भाई साहब, वो -70 डिग्री में सेव होता है। -70 डिग्री में सेव करने के लिए यू नीड टू हैव दोस काइंड ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आप ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की बात करो, वो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में सेव हो जाता है। एंड दैट इज द मेन रीजन कि वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो एस्ट्राजेनेका और ये आपका ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन सबसे अधिक यूसेज में हो रहा है। वैसे आपको एक बात और बता ही देता हूँ, और वो ये है, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ नहीं तो कम से कम 200 पॉसिबल वैक्सीन हैं जिनके जो अंडर ट्रायल है, अभी भी 200 जिनके एफिकेसी पे, सेफ्टी पे, इनके ऊपर बात चल रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मुझसे बोलेंगे कि नहीं, WHO की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आर्टिकल दिखेगा, और वो है वर्ल्ड लीडर्स यूनाइट इन अर्जेंट कॉल फॉर इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी। ये क्या है यार दोस्तों, ये नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में काफ़ी वक्त से बात हो रही थी, अभी ज़्यादा बात हो रही है। तो WHO के हेड हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनके, डॉक्टर टेड्रोस एडनियम जिब्रियस साहब, उन्होंने कहा कि यार एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ये उनके ही शब्द हैं, ये वैसे बहुत फेमस लाइन है, एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। इस दुनिया में सबसे पावरफुल क्या होता है? एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये बिजनेस में, MBA वगैरह में बहुत फेमस लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अचानक ना चारों तरफ आप देखेंगे वर्ल्ड लीडर्स में या WHO में ये लाइन ना बहुत पॉपुलर हो गई है। मतलब ये चीज़ों पे बहुत बात कर रहे हैं कि यार एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना है लड़कों अपनों को। क्या इंटरनेशनल ट्रीटी सर? कि हमको ना पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए, ताकि भगवान ना करे कभी इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है, हमको रेडी रहना है भाई साहब। तो जितने भी WHO के मेंबर्स हैं उन सभी को बोला कि एक स्वीपिंग रिफॉर्म लेके आओ। जिब्रियस साहब ने, स्पेशली जो उनके डायरेक्टर जनरल साहब हैं, उन्होंने बोला, अभी जो इनके एनुअल मिनिस्ट्रियल असेंबली हुई थी ना दोस्तों, इसी में ये रहा, WHO चीफ ग्लोबल ट्रीटी नीडेड फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बोला ना अभी, तो अभी 31 तारीख को, एक दिन पहले की बात है। WHO दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी है, तो उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया विक्टिम है इस वायरस की, इस बात को तो आप मानेंगे ना। तो इन्होंने ये कहा कि देखो जी ऐसा है, सीरियस चैलेंजेस है पूरे सामने है पूरी दुनिया के, एकदम बहुत बड़े, ये कोविड-19 जो है, दे आर सीरियस चैलेंजेस। और अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे तो हमारा ना जो रेस्पॉन्स है, दिस कुड हैव बीन बेटर। इनका कहने का जो मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि हमारा रेस्पॉन्स ना शायद और अच्छा हो सकता था, हमें ना और सस्टेनेबल एंड फ्लेक्सी फंडिंग वगैरह चाहिए होगी, ताकि हम ना तेज़ी से और एग्रेसिवली चीज़ों को लड़ सकें, स्टडी कर सकें, ट्रांसपेरेंसी के साथ लड़ सकें। देखिए जो ये साहब बोल रहे हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि अभी क्या हुआ, इस कोरोना में बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, पहले तो फंडिंग में भी, दूसरी बात सेम रिसर्च, तीसरी बात यह है कि एक कंट्री से इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री पहुँच रही है, तो दूसरी कंट्री उस पर रिलाई नहीं कर पा रही है कि सही है कि नहीं, ये लोग खुद अकाउंटेबिलिटी लेंगे इस इंफॉर्मेशन की, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन ही सच है कि यहाँ फर्जी है, इस तरह से। तो हुआ ये दोस्तों कि जो इनके साहब का कहने का मतलब है वो ये है कि
सेम चीज़ पे ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो जितने भी WHO के 194 मेंबर हैं, उन सभी से आह्वान, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सर जी लॉन्च करते हैं ना हम लोग एक गजब की पेंडेमिक ट्रीटी, ताकि भगवान ना करे कभी कुछ इस तरह का समय आता है तो हम लोग एकदम मस्त एक पेंडेमिक ट्रीटी बनाएंगे। हम लोग अगली बार से पेंडेमिक रेडी रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। इससे क्या होगा, जितने अगर सारे के सारे WHO के मेंबर्स या ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं, अगर मेक श्योर करेंगे तो होगा क्या, अगर इस ट्रीटी को साइन करते हैं तो क्या होगा, हम अगली बार से और थोड़ा सा फंडिंग वंडिंग भी करते रहेंगे, इसके लिए पैसे भी इकट्ठे करेंगे, तो होगा ये कि हमारे R&D में कम टाइम लगेगा। अगली बार कभी इस तरह की चीज़ें आती तो जो हम एक कंट्री इन्फॉर्मेशन निकालती फटाफट शेयर करेगी, फोरम में डाल देगी, एक दूसरे को शेयर करेंगे, जो भी होगा, तो हम ना कोई प्रॉब्लम से ज़्यादा एग्रेसिवली लड़ पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से लड़ पाएंगे। तो ये जो शेयरिंग ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन, पैथोजेंस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, और ये अकाउंटेबिलिटी के साथ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जो हो पाएगा ना, इससे पेंडेमिक्स पे लड़ने में आसानी होगी, क्योंकि जो भी डेटा आप शेयर करोगे वो ट्रस्टवर्दी होगा, अकाउंटेबल होगा। तो इसलिए इन साहब ने कहा, जिब्रिया साहब ने कहा, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, कि यार अब तो इंटरनेशनल ट्रीटी बनानी चाहिए पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए। इन्होंने कहा कि देखो जी ऐसा है, WHO कब बना था, जरा डेट लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखता हूँ क्या लिखते हो आप लोग। WHO के तकरीबन 73 इयर्स के इतिहास में WHO ने जो एडमिनिस्टर किया है जिस तरह की ट्रीटीज़, उसमें से जैसे 2003 का अगर आपको याद होगा तो द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको, तो टबैको कंट्रोल के लिए एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनाया गया था। इसी तरह से एक और जो 2005 की बात कर रहा हूँ, द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो लाए थे। इस तरह से सर अभी ये जो पेंडेमिक है कोविड-19 का, ये इतना बड़ा पेंडेमिक है सर जी कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 170 मिलियन लोग कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हुए, 3.6 मिलियन लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई। तो शायद ये ट्रीटी को करने का एक बहुत ही एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाने का, एक इंटरनेशनल ट्रीटी को लाने का, शायद ये पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का टाइम, पेंडेमिक प्रिपेयर्ड रहने के लिए शायद ये टाइम आ चुका है दोस्तों। अभी अचानक ये नेमिंग पे, यार नॉमेनक्लेचर में क्या डिस्कशन हो रहा है यार, जब से दोस्तों ये पुराना आर्टिकल मैंने लिया 6 जनवरी के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़िएगा। स्पाइक प्रोटीन वगैरह क्या होता है आपको सब समझ में आएगा इस आर्टिकल में। अभी मेरा एजेंडा वो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो अभी डिस्कशन हो रहा है कि यार ये क्या चक्कर है कि नॉमेनक्लेचर, ये नाम रखना है, ये नाम रखना है। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि WHO का एक पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि अभी किसी इंसान के सामने, कोई भी, आप, मैं, हम सब में से कोई भी आम आदमी अगर देखता है एक बिंदी लगाने दीजिए, ये B117 अगर देखता है, B1351, अरे सॉरी सफाई से लिख देता हूँ, B1351 ये अगर देखता है, और इसके अलावा एक तो लास्ट वाला मैं जानता हूँ, आप पहचानते हैं, क्योंकि चलिए मैं लिख देता हूँ फिर आप देखिएगा। तो अगर एक आम आदमी देखता है B117 1.1.7, ठीक है, उसको ऐसे ही बोलते हैं B117, B1351, B1 ये 1.6172 है दोस्तों, ठीक है, 617 है, तो B16172 एक आम आदमी जब देखता है ना तो वो समझ नहीं आता कि क्या बात हो रही है यार। तो WHO ने बोला कि एक काम करते हैं, हम चीज़ों को सरल कर देते हैं। कैसे सरल करेंगे जी? ये इतने कठिन नाम रखने से ना दो प्रॉब्लम होती है। पहले प्रॉब्लम क्या? पहली प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी को समझ में, किसके बारे में बात कर रहे हो जी, ये क्या है, कहाँ निकला, ये 117 कहाँ है, हमको कोरोना वायरस पता है, ये 1350 ये कहाँ है, ये अलग है, कोरोना ही है कि फिर एक और बीमारी आ गई, ये 16172 ये क्या चीज़ है। तो WHO कहना है कि देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि एक आम आदमी को समझ, आम आदमी में आप और मैं, हम ही लोग आते हैं दोस्तों, मैं, आप, हम सब लोग, हम मेडिकल वाले नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, है ना, तो हम ही लोग आते हैं उसमें। तो एक आम आदमी को पहले तो समझ में आना चाहिए कि कोविड के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं। टेक्निकलिटीज, निटिग्रिटीज छोड़ो, कौन किससे म्यूटेट हुआ, कौन सा वेरिएंट आया, क्या, कौन सा कितना, वो सब छोड़ो। तो ये कहना है कि पहली बात, एक आम अगर मान लीजिए इसका नाम रख दिया जाए अल्फा, इसका नाम रख दिया जाए बीटा, इसका नाम रख दिया डेल्टा, ये नाम भी मैं नहीं बोल रहा, यही लोग बोल रहे थे WHO वाले, तो एक इंसान को समझने में आसानी होगी, कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसमें बहुत डिस्कशन चल रहा है, वो ग्रीक अल्फाबेट ले लेते हैं, ग्रीक में 24 अल्फाबेट्स हो, 24 लेटर्स होते हैं, उसको ले लो आप, ग्रीक गॉड्स के नाम में रख दो, 1 2 3 रख दो। फिर कोई बोलता है 1 2 3 रखेंगे तो दुनिया के किसी और हिस्से में फिर से 1 2 3 होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना सर, तो क्या करें जी सर, एक अल्फा बीटा थीटा फीटा ये सब रख देते हैं, ठीक है। तो ये सब पे भी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन एक और बात, जो मैंने ये बात आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्कशन पैरेलल में ये हो रहा था
कि देखो जी, जब आप ये बोलते हो कि B11, याद है आपको कहाँ का स्ट्रेन है? यूके का स्ट्रेन है, आपको याद है? यूके का स्ट्रेन है। ये जब आइडेंटिफाई किया गया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पे किया गया था? यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। तो उन्होंने बोला काम करो, इसका नाम अल्फा रख सकते हैं अपन लोग। इसी तरह से जो एक और स्ट्रेन है जो बीटे के नाम से, बीटा मतलब ये 1351, ये आपको याद होगा तो साउथ अफ्रीका, लिखा नहीं, अरे यार, साउथ अफ्रीका, ये SA, साउथ अफ्रीका, याद आया दोस्तों आपको ये? याद आया सर थोड़ा थोड़ा मेरे को। इसी तरह से ना साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सब में पाया गया था। और ये जो लास्ट वाला है ये तो अपना यार इंडिया में पाया गया वाला स्ट्रेन है। लेकिन आपने नोटिस किया मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि यार अच्छा, ये स्ट्रेन पहले यूके में मिला था, ये स्ट्रेन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, वो सब जगह पे मिला था, ये स्ट्रेन अपने इंडिया में मिला था। तो यही चीज़ इनका कहना है कि देखो जी, ऐसा है जब आप ऐसे नाम, जब आप किसी स्ट्रेन के साथ किसी देश के नाम को कनेक्ट करते हो ना, तो उससे उस देश का नाम खराब होता है। तो ना थोड़ा सा ये टैबू का सब्जेक्ट बन जाता है। देखो दोस्तों, मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि ये पूरी दुनिया विक्टिम है इस वायरस की। इसमें ना मतलब देखो यार, आग के बीचों बीच में जो भी लड़के निकलना अब क्या है, ठीक है? तो इनका जो कहना है, मैं आपको बस वो कन्वे कर रहा हूँ, वो ये है कि यार ऐसा है ना, उस देश का नाम खराब होता है। तो ना कभी जब कोई नया स्ट्रेन आता है ना, तो इससे उन्हीं का ही नाम खराब होगा, उस देश का। इसलिए शायद ये हो सकता है कि वो देश ना हिचकिचाए कि यार बताएं कि नहीं यार, मतलब बताएं कि नहीं नया स्ट्रेन आया, फिर पूरी दुनिया में जग जाहिर होगा कि देखो फिर यहाँ नया स्ट्रेन आ गया। वियतनाम में हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला ना आखिर कि तब पूरी दुनिया बोल रही है कि कहीं चौथी वेव ना आ जाए। मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। तो पॉइंट यही है। तो इन्होंने कहा, WHO ने कहा कि काम करते हैं, अपन लोग इसको ना अल्फा, बीटा, फीटा, जो इनका नाम रखना होगा रख लेंगे, जो भी रखेंगे मैं तो बता ही दूंगा आपको बाद में। तो इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। वो इसलिए कि पहली बात एक आम आदमी को समझ में आए, और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंट्री में अगर कोई नया स्ट्रेन निकलता तो कंट्री बता दे। मान लेते हैं अल्फा, तो फिर हमेशा के लिए ये नहीं जुड़ा रहेगा ना कि हाँ अल्फा यूके से आया था, अल्फा हाँ साउथ अफ्रीका से आया था, इंडिया से आया था, किसी और जगह से आया था। तो इससे ना हमें इस तरह के नॉमेनक्लेचर रखने से वो आइडेंटिटी हिडन हो जाएगी। ठीक बात है दोस्तों। जब SARS-CoV-2 क्या पता चलता है कहाँ से आया? आज से कुछ साल के बाद उतना याद नहीं रहेगा ना। आज तो अपने को पता है वुहान से निकला, चाइना की हुबई प्रोविंस है, आज अपने को पता है, क्योंकि अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आज से कुछ साल के बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं ना दोस्तों हम सब चीज़ों को। तो अभी ना बात भूलने याद रखने की भी नहीं है, बात यह है कि एक टैबू ना हो, उस देश का नाम खराब ना हो, उस देश से वो देश भी ना हिचकिचाए ये बताने में कि भाई साहब यहाँ पे कोई नया स्ट्रेन दिखा है। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक के? आगे चलते हैं दोस्तों। तो वही कि एक आम आदमी समझ सके, और एक देश भी बिना, एक कंट्री में अगर जो भी डिसाइड होता है, एक कंट्री में अगर कोई नया स्ट्रेन निकलता तो कंट्री बताए। अब देखते हैं WHO की क्या बात होती है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये आप चाहें तो इनको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल कमेटी, ये लोग वायरस का नेमिंग वेमिंग करते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ये लोग और ये WHO क्या डिसाइड करते हैं, वो अपन देखेंगे। जो भी नाम वाम होगा अपन को क्या, अपन को तो खाली बोलना ही है उस नाम को कि भाई ये अल्फा, बीटा, थीटा, फीटा, जो भी नाम रखेंगे लोग। ठीक है, समझ में आ गया अपने को? चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अचानक से, मतलब फ्रॉम नोवेयर, अचानक अभी आप देखे होंगे तो पिछले 3 दिन में बेचारा वियतनाम इतना गजब का कंट्रोल किया था यार। वियतनाम में इतना गजब का कंट्रोल किया था, मैं क्या ही बताऊं आपको, इतना टाइट इन्होंने कंट्रोल किया। अचानक ये देख रहे हो आप, फिर से नया हाइब्रिड, अरे खत्म होगा कि नहीं होगा यार? ये न्यू हाइब्रिड कोरोना वायरस वेरिएंट हैज बीन डिस्कवर्ड। ओए होए होए, किसी भी देश में हो यार, अपने आसपास के देश है यार, दुख होता ही है देख के, है ना। अपने यहाँ पे जब अपन देखते हैं कि भारत में इतने केस, कितना अनफॉर्चुनेट लगता है। तो वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार हमने डिटेक्ट कर लिया है एक और हमको सस्पेक्ट है, हमारा डाउट है कि ये एक हाइब्रिड है, 2 हाईली ट्रांसमिसेबल स्ट्रेन का। लो भला, फिर से 2 हाइब्रिड ट्रांसमिसेबल स्ट्रेन का ये हाइब्रिड है। तो इनके हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार हमको तो लग रहा है ऐसे कि ये जो अभी हमारे यहाँ पे ये जो वायरस अपन लोग देख रहे हैं ना, ये हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड किसका जो यूके का स्ट्रेन है प्लस इंडियन स्ट्रेन है, इन दोनों का हाइब्रिड टाइप का लग रहा है अपने को, ऐसा कहना है अभी, ऐसा डिटेक्ट किया, ऐसा सस्पेक्ट है दोस्तों। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब कौन है इनके, जरा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। न्यूगिन थान है वैसे, लेकिन आप लिखिएगा NGY ऐसे NGUYN, न्यूगिन थान, ये साहब है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यार सॉरी टू से, अपने देश वालों को कहा कि यार कैसे कर सकते हैं यार, अब ये ना जो नया स्ट्रेन है ना, ये नया स्ट्रेन शायद हाइब्रिड है, और ये यूके और ये इंडिया में जो स्ट्रेन था उसका शायद हाइब्रिड देखने को मिल रहा है।
दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना एग्रेसिव स्ट्रैटेजी था ना ये वियतनाम का वायरस को कंटेन करने में। गजब का स्क्रीनिंग कर रहे थे, एक एक पैसेंजर का एकदम एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लोग अपना के रखे थे। ये जो भी एयरपोर्ट वगैरह में जा रहे थे एकदम खटाखट स्कैनिंग करते थे। इसके अलावा क्वारंटीन फैसिलिटी कब से इनका एकदम स्ट्रांग था यार, एकदम भयंकर तरीके से एक एक बंदे को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे लास्ट अभी अप्रैल में, ये 1 महीने पहले वियतनाम में ना शार्प स्पाइक मारा कोविड का केस, और ना शार्प स्पाइक देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली इतना स्पाइक देखने को मिल नहीं रहा था। अभी ना 6000 से ऊपर कंफर्म केस आ गए थे 1 महीने में। तो आप ये मत सोचिएगा सर 6000 तो कम है, इतने नहीं आ रहे थे। तो एकदम से ना 6000 से कम 6000 प्लस केस आ गए थे। तो अब यहाँ पे है ना कि अभी ये क्लियर नहीं है कि जो केसेस आए ना जो नए वेरिएंट के कारण है क्या, बट ये आए तो थे केसेस। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये नए वेरिएंट के क्या कारण है क्या, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आई एम रियली सॉरी टू से, फिर आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन में न्यूज़ आएगी अगर ये कंफर्म होता है तो ठीक है, ये हाइब्रिड वाला अगर केस कंफर्म होता है कि 6000 केस में ज़्यादातर केसेस या सारे केसेस या मोस्ट ऑफ द केसेस इस नए हाइब्रिड वेरिएंट कारण है जो यूके और इंडिया वाले वेरिएंट से मिलता जुलता है, फिर शायद अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ आएगी कि यार अपने यहाँ पे जो ये आया है ना हाइब्रिड, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और फिर बहुत सारे वही दोस्तों इन्फेक्शन जोन और ये सब बनेंगे। और रियली सॉरी टू से, लेकिन फिर आई एम वेरी रियली सॉरी टू से, लेकिन फिर तैयार होना पड़ेगा वियतनाम को 4th वेव के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या न्यूज़ आती है। हो सकता है चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है कि चांसेस हैं कि इस तरह से चीज़ों की एडिशनल म्यूटेशन हो गया 617 मतलब B161.7.2 मतलब जो इंडिया का स्ट्रेन है और ये जो ब्रिटेन का स्ट्रेन है उसका, जो भी है देखते हैं क्या होता है। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, देखिएगा वियतनाम डिटेक्ट, टाइम का आर्टिकल, टाइम मैगजीन का, वियतनाम डिटेक्ट्स न्यू हाइब्रिड कोविड-19 वियतनाम में। ठीक है दोस्तों, वेरिएंट। दोस्तों वर्स्ट हिट के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। दोस्तों पिछले अभी कुछ दिनों में, जैसे ये मैंने द गार्जियन का ले रखा है, पेरू हैज वर्ल्ड्स वर्स्ट पर कैपिटा कोविड। मैं एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, पहले पेरू का नंबर नहीं था यहाँ पे, लेकिन पूरी दुनिया, और पेरू में तो लोग देखो दोस्तों पूरी दुनिया में अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा है लोगों में कि यार और अच्छा कर सकते थे, इतने लोग अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्ट नहीं होते, इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, हमारे देश में अच्छा नहीं हुआ, वैसे पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, पेरू में ना दोस्तों काफ़ी वक्त से बात चल रही थी कि यार आप लोग ठीक से अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो यार, अपडेट तो करो। अपडेटेड फिगर्स, चलो ठीक है अपडेट हुआ होगा, 5% का इंक्रीमेंट आया होगा, 10% का, अरे 50% का इंक्रीमेंट आया होगा। ये अपडेटेड फिगर देखिए कैसे होता, क्या अपडेट हुआ तो क्या हुआ, गिव्स कंट्री अ पर कैपिटा डेथ टोल ऑफ 500 पर 1 लाख लोग। भाई साहब ये क्या है, डबल देन दैट ऑफ ब्राजील। और इसके कारण पेरू में इतना स्पाइक देखने को मिला। ये जो आप पेरू में वर्स्ट पर कैपिटा कोविड डेथ टोल जो सुन रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अपडेट हुआ है, इस अपडेट के बाद वर्ल्ड में हाईएस्ट डेथ रेट पर कैपिटा हो गया। इतना कितना अपडेट हो गया सर। पहले दोस्तों पेरू का जो डेथ रेट जो ऑफिशियल डेथ रेट जो चल रहा था, ये पर कैपिटा डेथ रेट तकरीबन 70,000 के आसपास था, 69, चलो उसको समझने के लिए तकरीबन 70,000। जो अभी अपडेट हुआ इसके बाद ये नंबर 1,80,000 हो गया। ये किस टाइप का अपडेट है यार, इतना भयानक तरीके का अपडेट। तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वायोलिता, तो उन्होंने बोला कि यार देखो हमारा काम है कि हमको ना ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। ये जो एक्सेस डेथ है, ये एक्सेस डेथ जो एक शब्द है दोस्तों, इसका मतलब है ये मेजर करता है हाउ मेनी मोर पीपल आर डाइंग देन वुड बी एक्सपेक्टेड बेस। मतलब एक्सेस डेथ बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक्सपेक्टेड था कि 100 लोगों की मृत्यु, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी टू से, मान लेते हैं एक्सपेक्टेड था कि 100 लोगों का देहांत हो रहा है और डेथ अगर होती है 105 लोग, तो ये 5 को ये एक्सेस डेथ बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो और ये एक्सेस डेथ जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें ऑफ कोर्स, तो जैसे इस टाइम पे अगर 100 लोगों की मृत्यु होती तो अगर 105 लोग, तो 5 एक्सेस डेथ है जो मोस्ट लाइकली कोविड के कारण हो रहे हैं, इसके कारण अपडेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना। रशिया का भी इस तरह का नंबर आया था एक, मेरे ख्याल से काफ़ी महीने हो गए वैसे उसके, खैर जो भी है। तो पेरू में ये देखा गया। वैसे आपको मैं एक बात आता हूँ दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, जैसे ये बहुत अच्छा आर्टिकल है भी, पेरू ऑलमोस्ट ट्रिपल्स यार, 70,000 से आप 1,80,000 बोलोगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है ना। तो वर्ल्ड पर कैपिटा डेथ टोल, तो पेरू हैज़ बीन अमंग्स द हार्डेस्ट हिट लैटिन अमेरिकन कंट्री। लेकिन ना दोस्तों पूरी दुनिया पर पेरू के लोगों को ना बहुत समय से ये था कि यार सरकार ना ठीक से ये नंबर नहीं बता रही है। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ दोस्तों, दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा कि ये नंबर ना ओवर स्ट्रेच्ड है। अभी भी कई लोग यही बोलेंगे कि ये ना मतलब अंडरकट, मतलब ये कम है नंबर।
इसका मेन रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम कोलैप्स हो गया है, मेनली लैक ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ये बड़ा नंबर है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। सेकंड नंबर वैसे कोलंबिया है दोस्तों, एंड एक्सपर्ट्स हैड लॉन्ग वार्न्ड दैट द ट्रू डेथ टोल वाज बीइंग अंडर काउंटेड। ये देखिए दोस्तों, तो ये ना पूरी दुनिया में, वैसे पूरी दुनिया अपने अपने परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन पूरी दुनिया को डाउट था कि यार डेथ टोल्स ना आप काफ़ी अंडर काउंट कर रहे हो। तो अभी 1,80,000 70,000 पे करीब थे ये लोग। सेकंड नंबर पे आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा इस रीजन में, जहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 80 से 90,000 के आसपास आपको डेथ देखने को मिलेगी। और इसके बाद बोलीविया, जहाँ पे 15,000 के आसपास अभी ये डेथ नंबर्स आपको देखने को मिल रहे थे दोस्तों। जबकि ब्राज़ील, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट डेथ टोल चल रहा था, जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट डेथ टोल कितने 4.5 लाख कुछ है ना, शायद 4,60,000 से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, तो भी इसी के आसपास एक्चुअली नंबर। लेकिन पेरू को आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन पूरे एंटायर वर्ल्ड, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन पर कैपिटा डेथ टोल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ब्राज़ील में ओवरऑल डेथ 4.5 लाख से ज़्यादा है। पेरू की मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, डिवाइड बाय जब आप पॉपुलेशन करेंगे तो पर कैपिटा डेथ टोल का नंबर निकल गया था, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और वहां पे पेरू जो है इनसे आगे है, किससे? ब्राज़ील से, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है दोस्तों। इसके पहले वर्स्ट नंबर किसका था सर? इसके पहले वर्स्ट नंबर दोस्तों हंगरी का था, लेकिन अब तो पेरू का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अरे यार आजा, तो अभी दोस्तों देखेंगे ना, तो हंगरी का जब नंबर था ना दोस्तों, इसमें हंगरी का जब नंबर था ना दोस्तों, तो भी पर प्रति लाख भी ना, पर लाख 300 डेथ्स का नंबर था पर लाख। अभी पेरू के केस में ये 500 के आसपास है, काफ़ी बड़ा नंबर है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। ठीक है, खैर जो भी है दोस्तों, अब मैं ये तो है, हकीकत यही है, देखते हैं जैसे सिचुएशन बेटर होगी, जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। एक लास्ट चीज़ आपको और बताता हूँ, ये सारा आर्टिकल देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है पेरू, ये पेरू का ही सीन है, अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन परफॉर्म कैसे कर रही है पूरी दुनिया, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल किस तरह से रहा है वो आपको बताया। तो आपको ऐसे अभी लोग अगर मैं आप हम सब वैक्सीनेशन से गुजर ही रहे हैं, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्टर कर कम से कम अगर एक शॉट को भी अगर आप काउंट करेंगे तो तकरीबन अपनी आबादी का 50%, 50% आबादी को तकरीबन उन्होंने वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर कर रखा है। सीडीसी ने अपडेट दिया है दोस्तों। सीडीसी का फुल फॉर्म लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, सीडीसी कई बार बोला है मैंने ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिए। इनफैक्ट आप एक काम कीजिए ना, एंटनी फॉसी, चलो एंटनी फॉसी साहब, चलो ठीक है, मैं वही बोल रहा था चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन है उनके, एंटनी फॉसी साहब है, ठीक है। और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है दोस्तों दुनिया में 11th नंबर, अगर कम से कम ऐसे देशों को लेंगे जिसमें कम से कम 1 लाख रेजिडेंट्स को आप कंसिडर करेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको 11th नंबर मिलेगा, क्योंकि इनका जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज, इनको एक शॉट भी लगा वो 50% से ऊपर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो सीन है दोस्तों, सबसे हाईली वैक्सीनेटेड कौन, आप यही मुझसे पूछेंगे। सबसे हाईली वैक्सीनेटेड कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा भूटान। सरप्राइज होगा ना, भूटान में दोस्तों आप देखेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर्स को बुलाया, मतलब अपने लोगों को बोला जहाँ जाना पड़े जाओ, पैदल जाओ, दौड़ के जाओ, बाइक में जाओ, गाड़ी में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, जहाँ जाना है जाओ भाई साहब, जहाँ जाना है जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, लेकिन लोगों को वैक्सीनेट कर करके आओ। आप समझ पा रहे दोस्तों, क्या भयंकर तरीके से मिशन मोड में लेके चले गए। तो भूटान में अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो 60+ % आपको दिखेगा, तकरीबन भूटान में 63% लोग हैं जो वैक्सीनेटेड है, एक सिंगल शॉट को मैं गिन के बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पे कौन आता है सर? सेकंड नंबर पे माल्टा है दोस्तों, तकरीबन 62% के आसपास है। इसी तरह से ना दोस्तों, माल्टा ने ये भी कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हो सकता है 60% उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पर्याप्त है। एक टेबल है यार, टेबल कहाँ से लगा कि 60%, हाँ यहाँ इसमें दूसरा टेबल एक्चुअली, एक और टेबल है उसमें माल्टा के बारे में दिया हो। तो माल्टा में बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि देखो जी 62% हमारी जो आबादी है वो वैक्सीनेटेड है, एक बार देखते जाओ। अब हम तो बहुत जल्द हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी अनाउंसमेंट अगर कर दें वो लोग। इजराइल और यूके अगर आप देखेंगे तो इजराइल में वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी तगड़ा है, 60% वैक्सीनेशन है। इनफैक्ट यूएस के एंटनी फॉसी साहब ने, जो कि उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अभी, उन्होंने कहा कि देखिए आप इजराइल और पैलेस्टीन को देखेंगे, ओ यार मेरे मुंह से बाहर पैलेस्टीन नहीं कर रहा, सॉरी, इजराइल को अगर आप देखेंगे और यूके, तो उन्होंने इजराइल का एग्जाम्पल लेके कहा कि इजराइल में क्योंकि हाई वैक्सीनेशन परसेंटेज है, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार वैक्सीनेशन अच्छा होने से ना ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल तो हो रही है। जो दुनिया के समृद्ध देशों में अगर, मतलब दुनिया के अगर पूरे देशों में अगर आप देखेंगे तो आपको ना जो 50 से 60% के बीच में मालदीव्स भी देखने को मिलेगा, यूके देखने को मिलेगा, मंगोलिया देखने को मिलेगा,
इस तरह से दोस्तों आपको बहरीन, कनाडा, चिली, ये सारे के सारे दोस्त, हंगरी, ये सब देखने को मिलेंगे जहाँ पे वैक्सीनेशन परसेंटेज तकरीबन 50 से 60% के बीच में दोस्तों यूएस में भी अगर आप देखेंगे ना, तो यूएस में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सिंगल शॉट को भी कंसिडर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 50%, राइट। जर्मनी अगर मैं देखेंगे तो 40% के आसपास है, 43% के आसपास है। फ्रांस 30 to 40% के बीच में। तो इस तरह से दोस्तों पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन परसेंटेज चल रहा है अभी। दोस्तों अभी टाइम है, धीरे धीरे ये वाला रीजन भी, अफ्रीका रीजन भी वैक्सीनेट होगा। और हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम, अभी आपको अंदाज़ा हो गया, 200 मिलियन पे हम लोग हैं। 200 मिलियन वैक्सीन के डोसेज जो है एडमिनिस्टर हो चुके, 200 मिलियन प्लस, 225 करीब है। तो पहले नंबर पे चल रहा है चाइना 600 मिलियन प्लस, सेकंड नंबर पे यूएस है 300 मिलियन प्लस, और थर्ड पे हम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का पूरा डिस्कशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मस्त तरीके से मजा आया होगा आज के स्टोरी टेलर सेशन में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको जो भी ओपिनियन होगा, और जो भी टॉपिक होगा दोस्तों, जो भी आपको समझना होगा वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट स्टोरी टेलर में फिर से मिलूंगा दोस्तों। आपकी क्या राय है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में, या इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जितने भी मैं आपको न्यूज़पेपर कटआउट्स दिखाता हूँ सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इसको रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे, तो आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं इनके, तो मैं डायरेक्टली वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।